नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान पीओके में मचा हलचल। पीओके में कई पार्टियों ने एक साथ इमरान खान के खिलाफ खोला मोर्चा। यूएन में भी कहा पाकिस्तान ने हमें दबा रखा। 1947 के बाद से ही भारत जाने की आस लगाए बैठे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल श्रीलंका में बुर्के पर लगा रोक, मदरसों पर बंद करने की सिफारिश, तो पाकिस्तान तिल मिला, निकाली भड़ास मुस्लिम देशों ने। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर अमेरिका ने भारत की जमकर की तारीफ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अलीबाबा के बाद अब जिनपिंग के निशाने पर कई टेक कंपनियां, इस पर सख्ती करेगी चीन सरकार। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अजान से तेज होने जा रही अजान अब होने जा रहा है यूपी में, लग सकता है बैन। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी जताई नाराजगी, डीएम को लिखा पत्र, अजान पर पाबंदी, लगातार 5:30 बजे अलार्म बजना शुरू कर देता है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका की चेतावनी के बीच नजरअंदाज कर रहा ईरान ने दी जमीन के अंदर मिसाइल संयंत्र की शुरुआत कर दी है। तो सब बताएंगे कि करके आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स लिबरेशन पार्टी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला, कहा पीओके में हमें दबा रखा, 1947 से अपने कब्जे वाले कश्मीर बना रखा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को 1947 से गुलाम बना रखा है। यहाँ किसी भी नागरिक को किसी तरीके की आज़ादी नहीं है। क्षेत्रीय व विदेशी पत्रकारों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा में जारी मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में ये हालात यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज़ खान ने बताया है। उन्होंने ब्रिटिश कश्मीरी पत्रकार तनवीर अहमद और कार्यकर्ता हुमायूं पासा की रिहाई के लिए भी यूएन से हस्तक्षेप की मांग की है। नासिर ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ न प्रेस की आज़ादी है, न अभिव्यक्ति की। इस्लाम आतंकवाद के सहारे नागरिकों का दमन। अजीज़ के अनुसार यहाँ इस्लाम और आतंकवाद को हथियार की तरह उपयोग कर नागरिकों को दबाया जाता है। जागरूक कश्मीरियों व कार्यकर्ताओं को ढूंढकर मारा जा रहा है। विरोधियों को विदेशी एजेंट, इस्लाम विरोधी करार दिया जा रहा है। इस तरीके से आपको बता दें, नासिर ने खुलासा किया है और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। अजीज़ ने बताया है कि उनके क्षेत्र में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दलों पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर चुनाव अधिनियम 2020 बनाकर सभी दलों को कहा गया है कि फ़िलहाल ये पाकिस्तान के प्रति वफादारी साबित करे, कोई उसके खिलाफ राय नहीं रख सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। श्रीलंका के बुर्के पर रोक और मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर तिल मिलाया पाकिस्तान, दी चेतावनी। पाकिस्तान ने श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध और 1000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश को विभाजनकारी बताया है। और साथ ही पाकिस्तान ने श्रीलंका को चेतावनी दी है कि श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की निंदा की। कहा है कि फ़िलहाल सुरक्षा के नाम पर उठाए जाने वाले इस तरीके के विभाजनकारी कदमों से मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती हैं, साथ ही अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। इस बीच आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी उच्चायुक्त साद खटक का ये बयान जन सुरक्षा मामलों के मंत्री शरथ वीर शेखरा की उस सिफारिश पर आया है जिसके आधार पर श्रीलंका की कैबिनेट को बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करना है। बुर्के ही नहीं, चेहरे को ढकने वाले सभी वस्त्रों पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। वीर शेखरा ने यह भी सिफारिश शुक्रवार को दी थी कि शनिवार को वीर शेखरा ने कहा कि सिफारिश राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दी गई है। कुछ वर्ष पहले हमारे पूर्व से मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे, उनके परिवार की महिलाएं बुर्का इत्यादि नहीं पहनती थी, लेकिन हाल ही के महीनों में बुर्का पहनने के चलन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और ये कट्टरता बढ़ने की निशानी हुई है। इस बीच कट्टरता मदरसों को लेकर भी उन्होंने कही। वीर शेखरा ने कहा है कि फिलहाल हाल ही के कुछ महीनों में देश में 1000 से ज़्यादा मदरसे खुले हैं और ये भी कट्टरता बढ़ाने में जुट गए हैं। सरकार इन्हें भी बंद कराएगी। श्रीलंका में 2019 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिनमें से 270 लोगों की मौत हो गई थी। इन धमाकों के लिए मुस्लिम आतंकी जिम्मेदार थे। उसी के बाद श्रीलंका में मुस्लिमों के प्रति सोच बदल गई है।
पाकिस्तान तिलमिलाया है, लेकिन श्रीलंका इसको करने जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ऑनलाइन कंपनी, जी हाँ, ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसेगा चीन। अलीबाबा के बाद अब भी जिनपिंग के निशाने पर कई टेक कंपनियां हैं। दस चीनी बिजनेसमैन जैक मा की कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के बाद अब चीन की सरकार दूसरी टेक कंपनियों पर भी सख्ती कर सकती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संकेत दे दिए हैं। उनकी सरकार फिलहाल प्लेटफॉर्म कंपनियों, ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ और सख्त रवैया अपनाएगी, जिन्होंने डेटा और मार्केट की शक्तियों पर कब्जा जमा रखा है। माना जा रहा है कि चीन के इंटरनेट सेक्टर पर महीने भर से चल रही कार्रवाई महज शुरुआत है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष की बात कही है। आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष वित्तीय सलाहकारों और समन्वय समिति के साथ एक बैठक भी की है। इसमें जिनपिंग ने नियामकों को इंटरनेट कंपनियों की निगरानी करने के एक अधिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। तो दोस्तों जिस तरीके से चीन ये सब कुछ कर रहा है, इससे एक बात तो तय है कि चाइना जो है पूरी तरीके से नियंत्रण को पूरे चीन को रखना चाहता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना टीकाकरण अभियान में अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ, अमेरिका ने भारत की कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण सहयोगी बताया और विश्व में टीकाकरण अभियान में मदद के लिए सराहा भी है। यहाँ की वित्त मंत्री जेनेट थेलन ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फ़ोन पर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर बात करते हुए कहा है, विश्व को महामारी से उबारने में अमेरिका भारत के साथ करीब से काम करेगा। वहीं सीतारमण ने एलन को कोविड-19 राहत के लिए $2 लाख करोड़ के अमेरिकी रेवेन्यू प्लान के लिए बधाई भी दे दी है। तो कोविड-19 का दोस्तों मसला है पूरे देश भर में, दुनिया भर में छाया है, लेकिन भारत सबकी मदद कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अजान को लेकर बड़ी खबर। अजान की तेज आवाज़ सोने नहीं देती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने डीएम को लिखा पत्र, शांति बनाए रखने की मांग करवाई। दरअसल सिविल लाइंस में अरसे से आ रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर के करीब एक मस्जिद से आने वाली अजान की तेज़ आवाज़ उन्हें ठीक से सोने नहीं दे रही। कुलपति ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अजान की आवाज़ उनकी नींद को खराब कर देती है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। कुलपति ने एसएसपी, आईजी और कमिश्नर को भी पत्र की कॉपी भेज दी है। कुलपति की ओर से जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र का जो विषय है वो है नॉइस पॉल्यूशन इन द सिविल लाइंस। इसके साथ ही प्रयागराज यानी सिविल लाइंस प्रयागराज में ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन की बात की गई है। इसमें कुलपति ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे के आसपास उनके घर के निकट स्थित मस्जिद में आने वाली अजान की तेज़ आवाज़ से उनकी नींद खराब हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि वो किसी भी धर्म या जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। अजान जिस तरीके से ये अलार्म 5 बजे से बजने लगता है, उससे लोगों में एक तरीके से निराशा होती है, लोगों में गुस्सा भी होता है इस अलार्म को लेकर। और अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की माइक से अजान बंद होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। हम चलते हैं अपडेट। असम में गरजे सीएम योगी, राम के बिना भारत का काम नहीं चल सकता है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रैली कर रहे थे। असम के होजाई में योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे थे और रैली में पहले योगी आदित्यनाथ ने गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की पूजा की और वहां के दर्शन भी किए। रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के दर्शन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लग रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि फिलहाल सरकारों ने उत्तरी पूर्वी के राज्यों की अनदेखी की। उन्होंने कहा है कि उत्तरी पूर्वी के राज्यों के विकास में अब पंख लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कामाख्या मंदिर में जय श्री राम के नारे सुनकर आनंद मिला। असम में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। रैली में योगी आदित्यनाथ ने भारत का काम राम के बिना नहीं चल सकता। सीएम योगी ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का भी नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा, लापरवाही न बरतें।
देश में एक बार फिर से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू बचाव संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने, RT-PCR और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा है कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई लहर का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अचानक से कोरोना संक्रमण में वृद्धि देखने को मिली है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अब भारत बताएगा दुनिया में कहाँ कितना लोकतंत्र फ्रीडम इंडेक्स और वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट लाने की तैयारी में किस देश में कितना लोकतंत्र है, अब भारत भी अपने थिंक टैंक के जरिए दुनिया को बताएगा। इसके साथ ही उन रिपोर्टों का मुंहतोड़ जवाब देगा जिसमें भारत को कम आंका जाता है। विदेश मंत्रालय स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक के आधार पर वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाने की तैयारी कर रहा है। सरकारी दस्तावेजों से परिचित लोगों के अनुसार विदेश मंत्रालय एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट के साथ एक स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक द्वारा लाया जाने वाला ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में फ्रीडम हाउस और वी डैम इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट में भारत की लोकतांत्रिक रैंकिंग में गिरावट आई थी। इस साल के प्रारंभ में विदेश मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने भी इसको जारी करते हुए, इस रिपोर्ट को जारी करते हुए उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट के साथ साथ एक स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक भी लाया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की चेतावनी को नज़रअंदाज कर ईरान ने की ज़मीन के अंदर मिसाइल संयंत्र की शुरुआत। जी हाँ, दरअसल ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सोमवार को ज़मीन के अंदर मिसाइल संयंत्र की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस जगह का इस्तेमाल मिसाइलों को रखने के लिए किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस संयंत्र कहाँ स्थिति होगी और कितनी मिसाइलें यहाँ रखी हुई हैं। सरकारी टीवी ने कमांडर जनरल हुसैन सलमानी के हवाले से बताया है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें नौसेना को और अधिक सशक्त बनाएंगे। वर्ष 2018 के बाद से ईरान ने पूरे देश के साथ साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ह्यूमेनेज जलमरुद्ध के पास स्थिति दक्षिणी तट से ज़मीन के अंदर सामरिक महत्व की गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एंटीलिया मामले में वाजे ने पहचान छिपाने के लिए पहना था कुर्ता पैजामा। सीसीटीवी में लग रहा था पीपी किट। हुआ बड़ा खुलासा। कई बड़े खुलासे हो चुके हैं जी। दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में मुकेश अंबानी मुंबई क्राइम ब्रांच के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने वाले पीपी किट पहने शख्स की तस्वीर पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कहा है कि वो शख्स निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ही है। वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पीपी किट नहीं बल्कि बड़े साइज का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बुधवार को बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में पीपी किट पहने नजर आए शख्स सचिन वाजे ही था। वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहना था। आपको बता दें कि उसने ही सारा कांड किया है। खुलासा हो रहा है, जल्द ही रडार में आएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। हिमाचल प्रदेश भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दिल्ली आवास में फंदे से लटका मिला शव। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया और दिल्ली में उनके दिल्ली की मनोहर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की अंतिम सांस ले ली है। उनके निधन के कारण बुधवार को होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सांसद के एक स्टाफ ने सुबह करीब 8:30 बजे जानकारी दी है। RML हॉस्पिटल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम ने रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली। तो घटना स्थल पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनका कमरा अंदर से बंद मिला था। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसको शोक संवेदना भी संसद की कार्रवाई, लोकसभा के कार्रवाई से पहले श्रद्धांजलि दी गई। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ आप और कांग्रेस का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन।
सोमवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिनमें उपराज्यपाल को ज़्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद से ही केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस भी इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देगी। एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सुशील गुप्ता ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की मनीष तिवारी ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन करके इस बिल का विरोध किया है। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट। योगी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए नए आरक्षण फार्मूले को दी मंजूरी। 27 मार्च तक जारी की जाएगी आरक्षण प्रक्रिया पूरी। दरअसल एक हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 2015 के आधार पर मानकर नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने की नीति पूरी तरीके से बना ली है। शासन के इस प्रस्ताव को मंगलवार देर रात कैबिनेट ने भी मंजूरी अपनी दे दी है। अब बुधवार को नए आरक्षण फार्मूले शासनादेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज रात मंत्रिमंडल की कैबिनेट में हुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव की नई आरक्षण व्यवस्था को कैबिनेट मंजूरी मिल गई और उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर 27 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।